Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today we learn equilibrium constant from Nernst equation. नर्स्ट इक्वेशन हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें नर्स्ट इक्वेशन को हमने समझा था। आज हम उससे आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन हम देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम आज देखेंगे। जैसे हमने डेनियल सेल की बात की थी, जो डेनियल सेल है वो मान लो उसमें उसको स्टॉप कर दे, हमारी रिएक्शन ये होते। जैसे जैसे डेनियल सेल में वर्क होता है, हम जानते हैं जैसे जैसे वर्क होता है डेनियल सेल वर्क करता जाता है, वैसे वैसे Zn में से Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है और कॉपर+2 में से कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। मतलब कॉपर है वो ज़्यादा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, वो ब्रॉड होती जा रही है और Zn जिंक है वो पतला होता जा रहा है और Zn+2 सॉल्यूशन में वो होता जाए, 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है और इलेक्ट्रॉन पास होता है। धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम है वो धीरे धीरे बैलेंस जो है वो बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है और धीरे धीरे है वो सेल है वर्क करना बंद कर देंगे। अगर हमने स्टॉप कर दिया तो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देंगे और वर्क करना, जब सेल वर्क करना बंद कर देते हैं तब क्या होता है, तो वोल्ट मीटर जो हमने लगाया वो ज़ीरो पे आ जाएगा। वो अपना क्या दिखाएगा, ज़ीरो दिखाए, तो वोल्ट मीटर ज़ीरो पे आ जाएगा। अगर वोल्ट मीटर ज़ीरो पे आ जाता है तो उस टाइम हम नर्स्ट इक्वेशन के साथ देखें तो क्या हो जाता है। तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या था, E0 सेल -0.059/2 log Zn+2 और कॉपर+2 इक्वेशन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे मैं 0.059 लूँ, या टेक्स्ट बुक में ये लिया है E सेल इक्वल टू E0 सेल -2.303 RTN। यहाँ RT की वैल्यू यहाँ ले लिए, यहाँ पे नहीं लिए। log Zn+2 सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 सॉल्यूशंस, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते, दोनों राइट है। बट हियर हम बोलते कि वो जैसे हमने स्टॉप कर दिया है, तो स्टॉप कर दिया है तो वोल्ट मीटर क्या अपना रीडिंग दिखाएगा, वोल्ट मीटर ज़ीरो रीडिंग बताएगा। ई सेल हमारा क्या हुआ, 0 वोल्ट हो गए। अगर ई सेल वोल्ट 0 है तो ई सेल की जगह क्या लिखेंगे, ई 0। और ये हमारा इनिशियल सेल, ये क्या है, हम नंद समीकरण और उससे पहले समझ गए। ई 0 से लेते ये सेल है वो क्या है, तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस इनिशियल सेल क्या है, ई इनिशियल सेल, कैथोड माइनस एनोड, डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड पोटेंशियल। तो ये है ये हम आगे कर चुके हैं। E0 सेल तो 0.059/2, बट हम 11th में भी कर चुके थे और यहाँ पे फिर से देखेंगे कि अगर हमने इक्वेशन को स्टॉप कर दे, मतलब हमारा सेल स्टॉप हो गया, तो हमारा सेल स्टॉप हो गया तो अब कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 और कॉपर+2 की जो है वैसे की वैसी रहेगी, तो उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट के लेते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं तो Kc इसको लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Kc, दोनों की जगह, क्योंकि हमने मतलब जो सेल है उसको स्टॉप कर दिया है अभी। तो 0 ई इनिशियल सेल -0.0592 और log Kc, यहाँ पे log Kc इसको लेते हैं log Kc। ये 0 है तो इसको राइट हैंड साइड ले लेते, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर देते, तो E0 से इसको लीडर बनाते हैं, इस इनिशियल सेल को, इनिशियल सेल 0, सो माइनस में से ये प्लस हो जाएगा 0.059/2 log Kc हियर। बट इनिशियल सेल जब सेल को स्टॉप कर देते हैं और दोनों पोटेंशियल मतलब कैथोड और एनोड का डिफरेंस हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि
कैथोड और एनोड जो हमने लिए हैं, मतलब कॉपर और कैथोड, कॉपर और जिंक हमने लिए, उसका डिफरेंस, क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को याद हो तो 0.34 और 0.76, मतलब डिफरेंस आया था ई इनिशियल सेल 1.1 वोल्ट। तो ईयर उसकी वैल्यू रखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन ई इनिशियल सेल 1.1 वोल्ट इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Kc। मतलब मान लो अगर हमें केसी फाइंड करने के लिए पूछते हैं, मतलब एग्ज़ाम में पूछते, तो हम ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो ये हम इस वैल्यू इसमें पुट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखें, log Kc, इसको log Kc को लीडर करते हैं। इसको मैंने अभी बोला कि अगर log Kc को पूछेंगे, हमें उसको फाइंड करना है तो उसको लीडर बनाना पड़ेगा। तो ये इसको लीडर बनाया, तो इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट है। 1.1 वोल्ट इंटू 2 0.059 ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनिशियल सेल, इसको अगर हमें इनिशियल सेल को फाइंड करना है तो उसको लीडर बनाना पड़ेगा। तो इस 2.303 RT अपॉन NF log Kc। कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, एन की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू, हियर एन की वैल्यू क्या है 2, इलेक्ट्रॉन चेंजेस कितने हो रहे हैं 2, तो एन की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि कॉपर +2 और जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन। आर टी कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, तो log Kc और ई में से दोनों में से एक की वैल्यू दी है तो दूसरी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो log Kc, बट Kc की वैल्यू हम पहले ही कांस्टेंट करके रख देते हैं जो नंस ने बताई है। तो log Kc को हमने लीडर किया, तो ये जो वैल्यू हमने की तो ये आया 37.288, ये log Kc है। बट उसको जब सामने ओनली Kc लेते हैं तो log सामने जाता है और एंटी लॉग में कन्वर्ट होता है, तो एंटी लॉग 37.288। जो हम एंटी लॉग मतलब लोगरिथम टेबल में हम देखें तो Kc इक्वल टू 2 इंटू इसका ही लॉग देखना होता है, 0.2 का हम देखते हैं, और जो आगे का होता है वो यहाँ रेस टू में आता है, 10⁻37। दिस इज Kc कांस्टेंट वैल्यू। हियर दिस इक्वेशन इज वेरी इजी। नंस इक्वेशन में से इसको हम log Kc तक लेना है, तो ये बहुत इजी है। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं, मे भी नहीं तो ये 1 मार्क्स में या तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत अच्छे से आता है, पूछे जाते हैं, उसको यूज़ करते हैं बार बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। अब उससे आगे जैसे नंस इक्वेशन को हम कितनी तरह एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सेकंड हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी का रिलेशन कैसा है, रिएक्शन में रिलेशन कैसा है वो हमें देखना है। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड 11th में आ चुका है गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी क्या है, जब सेल में एनर्जी पास करते हैं, तो जब सेल को हम स्टार्ट करते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, बट हमें मान लो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए क्या करेंगे, तो उसको ऑपोजिट साइड में हम उसमें एनर्जी पास करेंगे, वोल्ट पास करेंगे, एनर्जी पास करेंगे। तो अगर ऑपोजिट साइड में हम पास करेंगे तो जो हमारी गिब्स एनर्जी है जो हमें 11th में आ गई है, गिब्स एनर्जी, वो हमें माइनस में मिलेगी। मतलब कि ऑपोजिट साइड हम पास करेंगे, मतलब बाहर से अंदर को वे में हम उसको दे रहे वोल्ट। मतलब हमारा जो प्रोसेस है, जो जिस तरह से हमारा करंट चल रहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की साइड जा रहा था, और करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ, बट हम बाहर से जब इसमें से एनर्जी पास करते हैं तो वे उल्टा हो जाता है, हमारा ऑपोजिट साइड हो जाता है। सो हम गिब्स एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हम गिब्स एनर्जी थ्रू मिल रही है, ऐसा हम लेते हैं। गिब्स ने दी है इसलिए इसको इसने फाइंड किया इसलिए, तो उसका जो हमें एनर्जी मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। अगर माइनस में मिलता है और हमारी इक्वेशन ये है
डेनियल सेल की, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जितने पास होते हैं, बैलेंस होते हैं, n की वैल्यू वो होगी। तो डेल्टा G इक्वल टू -2 Fe। मान लो कोई इक्वेशन, इसको मैंने डबल कर दिया तो डबल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो n इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ n की जगह मैं 4 लिखूँगी, डेल्टा 0 -4 बट हमने जो सेल डेनियल सेल लिया है उसमें हम जानते क्या, हमने डेनियल सेल जो बनाया उसमें कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू 1 ली थी, 1 मोलर सेम ली थी, और जो हमने मेटल ली थी वह भी 1 मोलर सेम ही ली थी। तो हम यहाँ पे Zn और कॉपर को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है वो सेम ली थी, तो उसकी 1 लिख सकते हैं। सो ई सेल इक्वल टू E0 सेल, मतलब इनिशियल सेल, दोनों सेल सेम ही आएगा। ई सेल इक्वल टू E0 इनिशियल सेल, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही है। सो यहाँ पे जो डेल्टा G0 आएगी वो इनिशियल वैल्यू के डिपेंड आएगी, तो हम यहाँ पे डेल्टा G0 भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू ली है 0, मतलब वैल्यू ली है 1, तो इनिशियल डेल्टा G इनिशियल इक्वल टू -NF इनिशियल सेल। बट स्टैंडर्ड 11th में हमें आ गया है, तो हम यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 11 डेल्टा G0 इक्वल टू -RT-ln के, डेल्टा ये स्टैंडर्ड 11th में यह आ चुका है -RT-ln के, तो यहाँ इस पर से ये लिख सकते हैं। सो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे -NFE0 सेल इक्वल टू -RT-ln के, तो ये भी हम कर सकते, ये भी ले सकते। हाँ, कोई कोई एग्जाम्पल्स में हमें डेल्टा G0 नहीं दिया होता, मतलब गिव्स एनर्जी नहीं दी होती इनिशियल, बट उसकी जगह इन सब की वैल्यू दी है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, सॉरी न्यूमेरिक इक्वेशन नहीं बट न्यूमेरिकल्स आएंगे, 1 मार्क्स में आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे कि जिसमें इसकी डेल्टा G की वैल्यू की जगह हमें ये दिया हो और उसके ऊपर से हमें ये फाइंड करना हो, ये तो ये दिया हो तो इसके ऊपर से ये फाइंड करना। तो ये से न्यूमेरिकल्स जो ट्विस्ट करके जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो इस टाइप के होते हैं। 1 मार्क्स मोस्ट ऑफ MCQs में ऐसे ज़्यादा पूछते जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है कि ये कहाँ आता है, कैसे फाइंड करेंगे, ये सब नीट JEE उसमें इस टाइप के रिलेशन से रिलेटेड हो, ऐसे क्वेश्चन आंसर बहुत पूछते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये दोनों एप्लीकेशन।